दोस्तों, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के नक्शों में बहुत से बदलाव आए। कई नए देश बने तो कई दूसरे देशों में समा गए। इसी वक्त भारत भी एक आजाद देश के तौर पर स्टैब्लिश हुआ। जैसे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर कई तरह की जाति, धर्म और भाषाएं हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एक अहम मुद्दा बनकर सामने आती है। ऐसे में जब बात आती है देश की सुरक्षा की, तो देश की सुरक्षा के लिए कोई आदमी रोड़ा बन जाए तो क्या किया जाए, इसके लिए बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए। जी हाँ, यही वो नियम है कि जिसके तहत अगर सरकार को लगता है कि कोई इंसान देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आइए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में अमृतपाल को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया है। इस एक्ट को 1980 में लागू किया गया था और इसका मकसद था कि देश के अंदर चल रही खतरनाक एक्टिविटीज को रोकना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना। इसके अंदर कुछ प्रोविजन है जिससे देश में कोई भी ऐसी एक्टिविटीज ना हो सके जो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दें। बता दें कि ब्रिटिश शासन से जुड़े ये एक्ट एक प्रिवेंटिव लॉ है। जी हाँ, जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का एक कानून बनाया था जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। उसी के बाद साल 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया गया जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं थी। वहीं जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार साल 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आई और साल 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद से पास कराकर इसे कानून बना दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर एनएसए क्या होता है दोस्तों, इसे कब लगाया जाता है ये भी जान लीजिए। दोस्तों, जैसे कि एनएसए 23 सितंबर 1980 इंदिरा गांधी सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था। ये कानून राज्य और केंद्र सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए में ये प्रोविजन है कि सरकार किसी सस्पेक्टेड पर्सन को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है। वहीं भारत के अलग अलग स्टेट्स में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बहुत से केसेस में लगाया जाता है। अभी कुछ सालों पहले कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी के ऊपर हमले होने की घटनाओं और इनको परेशान करने की घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून के तहत कुछ लोगों पर मामला दर्ज भी किया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए एक ऐसा कानून है दोस्तों जिसमें यह प्रोविजन है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया ये एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि अगर उसे लगे कि किसी को देश हित में गिरफ्तार करने की जरूरत है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। लेकिन एनएसए के इस्तेमाल के मामले में कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा आरोप लगाकर या मानसिक संतुलन को बिगाड़कर उसे एनएसए के अंतर्गत सस्पेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इससे एनएसए का गलत इस्तेमाल होता है। इसलिए इस एक्ट का इस्तेमाल करने से पहले सरकार को पूरी तरह से विचार करना चाहिए कि क्या ये एक्टिविटी देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है या नहीं। ऐसे में भारत के अंदर भी कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि टेररिज्म, ट्रीसन, अनइंटेंडेड एक्टिविटीज, साइबर क्राइम, ड्रग स्मगलिंग और भी कई तरह की गतिविधियां जिसके जरिए देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में इस एक्ट का इस्तेमाल इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार दोस्तों संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाई कोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है और राज्य सरकार को यह बताना होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। आइए अब जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कुछ और प्रोविजंस। यह अधिनियम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, विदेश के साथ भारत के संबंधों को चोट पहुंचाने, पब्लिक ऑर्डर के रखरखाव या सप्लाई को इंटरप्ट करने, ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस कर्मी पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने की ताकत देता है। एनएसए के तहत कंसर्न्ड ऑफिसर को यह पावर है दोस्तों कि वह संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिनों पर कैद में रख सकता है, जबकि
जबकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यह अवधि 10 दिनों तक हो सकती है। इसके बाद उसे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है। एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति सरकार द्वारा गठित किसी एडवाइजरी बोर्ड के आगे अपील भी कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की मदद नहीं दी जाती। दोस्तों, ये कानून सरकार को किसी विदेशी को उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए गिरफ्तार करने या देश से बाहर निकालने की शक्ति भी देता है। कोरोना काल के दौरान गाजियाबाद और दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर से बदतमीजी करने और संक्रमित मरीजों द्वारा अपने कोरोना संक्रमण को अन्य स्वस्थ लोगों तक पहुंचाने के जुर्म में कुछ लोगों पर इसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इम्प्रिजनमेंट अंडर द एनएसए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में ये प्रोविजन है दोस्तों कि सरकार किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है, लेकिन सरकार को अगर उस व्यक्ति के खिलाफ नए सबूत मिल जाते हैं तो इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर कोई अधिकारी किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करता है तो उसे राज्य सरकार को इस गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का सैंक्शन नहीं कर देती तब तक गिरफ्तारी की मैक्सिमम ड्यूरेशन 12 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर अपने रेलेवेंट ज्यूरिसडिक्शन के तहत जारी कर सकते हैं। बता दें कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण को भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके 1 साल तक जेल में रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी एनएसए के तहत मामलों को अपने डेटा में शामिल नहीं करता, क्योंकि इस कानून के तहत बहुत कम एफआईआर दर्ज की जाती है। इसलिए एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि इस कानून में भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है और कुछ समय तक अपना वकील रखने की भी अनुमति नहीं होती है। इसलिए इस कानून की तुलना अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट से भी की जाती है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने एनएसए को एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर के तौर पर इस्तेमाल भी किया है। ऐसे में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इस एक्ट का गलत इस्तेमाल भी होता है। खैर, ये तो रही एनएसए की बात, लेकिन देश में देशद्रोह के और भी कानून हैं, जिसमें से आपने यूएपीए के बारे में तो जरूर सुना होगा दोस्तों। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यूएपीए का फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है। जी हाँ, इसका मतलब है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मेन काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या लोगों को मार्क करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। बता दें कि इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को काफी पावर्स मिली हैं। यहाँ तक कि एनआईए डायरेक्टर जनरल चाहे तो किसी मामले की जांच के दौरान उस शख्स की संपत्ति की कुर्की जब्त भी करवा सकते हैं। दोस्तों, यूएपीए लॉ 1967 में लाया गया था। पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों से संबंधित पीओटीए और टीएडीए जैसे कानून खत्म कर दिए गए, लेकिन यूएपीए कानून अभी भी मौजूद है और पहले से ज्यादा मजबूत है। अगस्त 2019 में इसका संशोधन बिल संसद में पास हुआ था, जिसके बाद इस कानून को ताकत मिल गई कि किसी व्यक्ति को भी जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पहले ये शक्ति सिर्फ किसी संगठन को लेकर थी, यानी इस एक्ट के तहत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है। आज इस कानून के तहत किसी व्यक्ति पर शक होने मात्र से ही उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से संबंध दिखाना भी जरूरी नहीं होगा। आतंकवादी का टैग हटवाने के लिए उसे कोर्ट की बजाय सरकार की बनाई गई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा। हालांकि बाद में कोर्ट में अपील की जा सकती है। कानून की कई धाराओं में कठोर प्रावधान। यूएपीए में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है। धारा 48 तब लगती है दोस्तों जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पता चलती है। धारा 39 आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर लगाई जाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो किसी शख्स पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है तो उसे पहले ही जमानत नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि अगर पुलिस ने उसे छोड़ दिया हो तब भी उसे एडवांस जमानत नहीं मिल सकती। दरअसल कानून के सेक्शन 43D(5) के मुताबिक कोर्ट शख्स को जमानत नहीं दे सकता अगर उसके खिलाफ प्राइमा फेशिया केस बनता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी एनएसए और यूएपीए की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।